नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पहली बार योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की इकोनॉमिक्स का मतलब समझाया। 3.5 लाख करोड़ का पूरा हिसाब किताब बताया। योगी ने कहा कैसे महाकुंभ यूपी की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बना, कैसे महाकुंभ देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। योगी ने बताया कि जो लोग महाकुंभ का मजाक उड़ा रहे थे, जो पूछ रहे थे कि महाकुंभ में 3 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे हुआ, उन्हें बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की बात सुन लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने माना है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने 650 करोड़ तो सिर्फ दान दिए। पूजन सामग्री बेचने वालों ने 20,000 करोड़ का बिजनेस किया। महाकुंभ के दौरान होटल्स को 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस मिला। खाने पीने और दूसरी चीजों का 33,000 करोड़ का व्यापार हुआ। योगी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान अकेले ट्रांसपोर्ट में 1.5 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार को 3,000 करोड़ तो सिर्फ टोल टैक्स से मिला है। समाजवादी पार्टी के जो नेता कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, योगी ने आज उन्हें भी करारा जवाब दिया। जिन लोगों ने त्रिवेणी का जल संभल ले जाने पर ऐतराज जताया था, उन्हें भी योगी ने आईना दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया कि समाजवादी पार्टी के नेता न तो सनातनी रहे और न समाजवादी रह पाए। असल में यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बात कही, आस्था के महाकुंभ को राजनीति का मुद्दा बनाने के आरोप लगाए। योगी ने सबकी बात सुनी और फिर जब बारी आई तो सबका हिसाब बराबर कर दिया। योगी ने महाकुंभ के बजट और 45 दिन के इस महाआयोजन से हुए फायदे गिनाए। 3 लाख करोड़ के बजाय 3.5 लाख करोड़ का हिसाब किताब दे दिया। योगी ने कहा कि इस सेक्टर में कितना बिजनेस हुआ, इसका हिसाब तो बाद में दूंगा, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि महाकुंभ से गरीबों को कुछ नहीं मिला, छोटे दुकानदारों को फायदा नहीं हुआ, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के नाविकों को नुकसान हुआ, ऐसी बातें कहने वालों को आईना दिखाना जरूरी है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाकुंभ को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश की, झूठा प्रचार किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए क्योंकि जमीनी हकीकत लोग खुद देख रहे थे। योगी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान नाव वालों ने एक दिन में 50-50 हजार रुपए से ज्यादा की कमाई की। नाव वालों के एक परिवार ने तो महाकुंभ के दौरान 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाए। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव के। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। बस अंतर यही है और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है।
इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जिक्र किया और बताया कि आस्था के उत्सव का यूपी की अर्थव्यवस्था पर कितना और कैसे फर्क पड़ेगा। योगी ने कहा, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, डेली यूज के सामान हो या फिर पूजन सामग्री, महाकुंभ की वजह से इन सभी का बिजनेस बढ़ा है। सरकार को टोल टैक्स के जरिए रेवेन्यू मिला है और इन सब का असर यूपी के डेवलपमेंट में नजर आएगा। योगी ने कहा कि आस्था और विरासत को जोड़ने का जो अध्याय 2019 में काशी से शुरू हुआ है, महाकुंभ में उसी का विराट स्वरूप नजर आया। उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इल्जाम लगाया था कि मेले के दौरान लोगों को जबरदस्त परेशानी हुई, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। यह बात योगी को चुप गई। आज उन्होंने कहा कि 45 दिनों के महाकुंभ में देश और दुनिया के 66 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आए, लेकिन छेड़छाड़ की एक भी घटना नहीं हुई, किसी का सामान चोरी नहीं हुआ, लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन यह समाजवादी पार्टी की फितरत है कि वो सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार से बाज नहीं आती। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। महाकुंभ की समाप्ति के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने त्रिवेणी का पवित्र जल टैंकर्स में भरकर संबल भेजा था। संबल के 68 तीर्थस्थलों में और 19 पवित्र कूपों में ये जल डाला गया। इसकी खूब चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, इसलिए आज योगी ने संबल की भी बात की।
योगी ने कहा 26 फरवरी को सिर्फ महाकुंभ का समापन नहीं हुआ, 56 साल के बाद संभल के शिव मंदिर में संगम के जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक हुआ। योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने संभल से सनातन की निशानी मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सरकार ने विरासत को खोज निकाला और हिंदू से जो छीना गया था वो हिंदुओं को वापस मिलना ही चाहिए। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे तर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता वोट के चक्कर में सनातन विरोधी हो गए, समाजवाद के सिद्धांतों को भी भूल गए, इसीलिए उनकी ये दुर्गति हो रही है। आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ के बारे में बहुत सारी नई बातें बताई और कुछ बातें तो वाकई में हैरान करने वाली हैं। जैसे करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हुए, हर वर्ग के लोग थे, बेरोक टोक आए, पर लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई, किसी की जेब नहीं कटी, कोई किसी का सामान लेकर नहीं भागा। दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों ने जमकर कमाई की, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो आया जेब भर के गया। जो लोग संगम नगरी आए उन्होंने पुण्य कमाया। उनकी बातें सुनकर विरोधी दलों को शायद अब ये लगेगा कि महाकुंभ की आलोचना करके उन्होंने खामखा गलती की। जो 66 करोड़ लोग प्रयागराज आए थे वो सब के सब मोदी और योगी के समर्थक नहीं थे, पर महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर इनमें से बहुत सारे लोग इन दोनों के मुरीद जरूर हो जाएंगे। महाकुंभ में आए लोग सनातन की परंपरा को मानने वाले लोग थे। उनकी भावनाओं को आहत करने वाले नेताओं को इसका नुकसान होगा। अखिलेश यादव तो कम से कम संगम में डुबकी लगा आए, लेकिन राहुल गांधी ने तो उस दिशा में जाना भी ठीक नहीं समझा। अब जब चुनाव आएगा तो उनसे सवाल तो पूछा जाएगा। आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कल औरंगजेब को महान और इंसाफ पसंद बादशाह बताया था। अबू आजमी के इस बयान से सभी पार्टियों के नेता नाराज थे। आज विधानसभा के बाहर और भीतर
अबू आजमी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी, एनसीपी, शिंदे की शिवसेना, सब पार्टियों के विधायकों ने अबू आजमी को विधानसभा से बाहर करने की मांग की। बड़ी बात यह थी, इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी अबू आजमी का साथ नहीं दिया। सदन में इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई पूरे दिन के लिए अडजन करनी पड़ी। हालांकि इस मामले में अबू आजमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा सिर्फ मुकदमा दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाए। शिंदे गुट के विधायकों ने कहा जब तक अबू आजमी पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये तो हमारा आराध्य दैवत है और उनके जो एनिमीज थे, उनके जो शत्रु थे, उनका उदात्तीकरण करना ये निषेध करने वाली बात है। उसका निषेध हमने किया है। हंगामा होगा ही ना, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली छत्रपति शिवाजी महाराज के और संभाजी महाराज के बारे में बयान है, तो वो सहन नहीं करेंगे कोई भी रहे। इसलिए हमारी मांग है कि उसको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए। इस मामले पर बीजेपी के नेता भी बहुत एग्रेसिव हैं। अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को महान बताना छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का अपमान है। नवनीत राणा ने कहा कि अबू आदमी बार बार औरंगजेब की तारीफ करके महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, इसलिए अबू आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। नवनीत राणा ने औरंगाबाद का नाम तो सरकार ने पहले ही बदल दिया, ये कहा, और अब औरंगजेब की कब्र को भी उखाड़ देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अबू आजमी के बयान को इंडी अलायंस के नेताओं की सनातन विरोधी सोच का सबूत बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सारे विपक्षी दल सनातन के दुश्मन हैं, सनातन धर्म का खात्मा करना चाहते हैं, इसीलिए विपक्ष के नेता 21वीं सदी में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है, और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह कि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने भी अबू आदमी का विरोध किया। आदित्य ठाकरे ने भी अबू आदमी के खिलाफ एक्शन की मांग की। हालांकि आदित्य ठाकरे ने कहा कि अबू आजमी ने इस तरह का बयान बीजेपी के इशारे पर दिया है, क्योंकि बीजेपी के नेता दूसरे मुद्दों से जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा जब सरकार बीजेपी की है, स्पीकर भी उन्हीं का है, तो औरंगजेब की तारीफ करने वालों और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों पर एक्शन
क्यों नहीं हो रहा? कि सरकार भी भाजपा की यह भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रशासन सब उन्हीं का है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? स्पीकर भी उन्हीं के पार्टी के हैं। अभी कहा जाता है कि स्पीकर निपक्ष होते हैं, लेकिन जो भी हो, जो प्रशंसा हुई है वो बिल्कुल गलत है, खराब है, उसकी तो हम सभी लोग निंदा करते ही हैं। लेकिन निंदा से चलेगा नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए, निलंबित तो उनको भी कीजिए। मैंने ये पहले भी कहा है, इसी सदन में भी कहा है कि अबू आज़मी ये भाजपा की बी टीम है। जब जब भाजपा समस्या में आती है, कोई जटिल एक समस्या में आती है, तो उसका हल निकालने के लिए अबू आज़मी के तरफ भाजपा देखती है। ये पहले भी हमने देखा है। मैंने जब पिछली बार बी टीम कहा था तब थोड़े नाराज़ हो गए थे, लेकिन वो सत्य परिस्थिति है। अगर आज भी देखें तो कल हमने मांग की थी, आज हमारा एक सघन प्रस्ताव था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है, और ये 2 कैरेक्टर्स पे कार्रवाई हो, इसलिए हमने जो मांग की थी, आज स्थगन प्रस्ताव भी था, तो उस पर कहीं नज़रअंदाज हो जाए, कहीं हमारा लक्ष्य विचलित हो जाए। इसलिए अबू आज़मी जी को कल फ़ोन आया होगा देवेंद्र जी का, और अबू आज़मी को कहा होगा कि चलो आप औरंगजेब की प्रशंसा कीजिए। वो तो उनके कठपुतली है, बी टीम है। जब अबू आज़मी के बयान पर विधानसभा में हंगामा हो रहा था, उस वक्त एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने अबू आज़मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। ठाणे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज की गई, जिसे मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। अबू आज़मी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, मानहानि करने और जानबूझकर अपमानजनक बयान देने का मामला दर्ज किया गया है। जब विवाद बढ़ा तो अबू आज़मी कैमरे के सामने आए, कहा कि वो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान कर ही नहीं सकते। कभी कभी रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब में मुंह से कुछ निकल जाता है। अबू आज़मी ने कहा, वैसे तो उन्होंने औरंगजेब के बारे में जो कहा वो इतिहासकारों के हवाले से कहा, लेकिन फिर भी उनके बयान पर विधानसभा में हंगामा हो रहा है। यह अफसोस की बात है, इसलिए वो अपना बयान वापस ले रहे हैं ताकि सदन चल सके। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूं या छत्रपति संभाजी महाराज हूं या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हूं या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल सोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, आप देख लीजिए किस तरह का दिया, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। लेकिन मैं जानबूझकर मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आके सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। और मैं चाहता हूं आज के बाद से ये बात खत्म हो जाए। औरंगजेब की तारीफ अबू आज़मी ने कोई पहली बार तो की नहीं, वो पहले भी कई मौकों पर इस तरह की हरकत कर चुके हैं। मुसीबत बढ़ी तो कह रहे हैं कि रिपोर्टर के सवाल में जवाब था, उनके मुंह से निकल गया। लेकिन जो नेता 30 साल से सियासत में हो, 3 बार एमएलए रह चुका हो, राज्य में अपनी पार्टी का मुखिया हो, क्या उसे इतना पता नहीं होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है? मुगलों के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने कितना संघर्ष किया, कितनी कुर्बानियां दी, कितना जुल्म सहा। क्या अबू आज़मी को यह भी नहीं मालूम कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर, सिखों पर कितने जुल्म किए? एक एक दिन में 1-1 लाख हिंदुओं के सिर कटवाए, साहबजादों को दीवार में चिन दिया। सही बात यह है कि अबू आज़मी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का बयान जानबूझकर दिया। जब फंस गए तो माफी मांगकर मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। भले उद्धव की पार्टी के नेता अबू आज़मी के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अबू आज़मी के बयान को बीजेपी ने इतना बड़ा इशू बनाया जिससे धनंजय मुंडे के इस्तीफे की खबर को दबाया जा सके। लेकिन धनंजय मुंडे की खबर दबी तो नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने तो अपनी सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया।
3 महीने पहले बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ का नाम आया था। उसके बाद से ही धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन कल अचानक संतोष देशमुख की हत्या की तस्वीरें सामने आई और इसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। मर्डर की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली हैं। हत्यारों ने संतोष देशमुख की हत्या से पहले उसके साथ की गई बर्बरता का वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो की कुछ स्टिल पिक्चर्स आज सामने आई। इन खौफनाक तस्वीरों से पता चलता है कि हत्यारों ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से पहले उनके साथ बहुत बेरहमी की। सरपंच के कपड़े उतारकर उन्हें बुरी तरह पीटा। हत्यारों ने सरपंच को अधमरा करने के बाद उनके ऊपर यूरिन किया। बुरी तरह जलील करने के बाद बर्बर हत्यारों ने सरपंच को बेरहमी से मार डाला। जैसे ये तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष ने धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। विपक्ष इस मामले को विधानसभा में उठाने की रणनीति बना ही रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अजित पवार से बात की, फिर धनंजय मुंडे को बुलाया और उनका इस्तीफा लेकर गवर्नर के पास भेज दिया। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। धनंजय मुंडे एक ताकतवर नेता हैं, अजित पवार के एनसीपी के विधायक हैं, एनसीपी के कोटे से मंत्री थे। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को भरोसे में लिया, धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया और इसके बाद अजित पवार इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। लेकिन धनंजय मुंडे ने ट्विटर पर लिखा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। धनंजय मुंडे ने लिखा कि संतोष देशमुख की हत्या से वो खुद दुखी हैं। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। उनके इस्तीफे का इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीड से बीजेपी विधायक सुरेश धस ने आरोप लगाया कि संतोष देशमुख की हत्या धनंजय मुंडे के इशारे पर हो रही वसूली का विरोध करने की वजह से हुई। इसलिए धनंजय मुंडे ये कहकर नहीं बच सकते कि इस केस से उनका कोई संबंध नहीं है। पुलिस को इस मामले की तह तक जाना होगा, तभी हत्यारों के आका का नाम सामने आएगा। पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि उनका इस्तीफा किस वजह से हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। पूरी धांधली, पूरे एक्सटॉर्शन और गुंडागर्दी पूरे जिले के अंदर, ये जो केस है पूरा के पूरा इन्होंने जो फिरौती मांगी है उसके ऊपर घुमा है। और फिरौती की एक बैठक सातपुड़ा नाम का इनका जो सरकारी शासन निवास है वहाँ पे हुई है। जो संतोष देशमुख को मारने की हिम्मत की है, इसके पीछे पूरी की पूरी ताकत धनंजय मुंडे की रही है और इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि संतोष देशमुख की हत्या से महायुति सरकार की बहुत बदनामी हो रही थी। अजित पवार की पार्टी को भी नुकसान हो रहा था, इसीलिए अब धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया गया है। अब इस इशू पर सियासत बंद होनी चाहिए। बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा गया उसको। आपने देखा होगा शरीर पे कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां मार नहीं है। तो इसकी सबने निंदा की है और हर कोई चाहता है उसके हत्याकांड में जो भी शामिल होगा उसको फांसी के तख्त पे लेके जाना चाहिए और हमारी भी यही कोशिशें रहेंगी। इसलिए 80 दिन में चार्जशीट दाखिल किया गया और मुझे लगता है फास्ट ट्रैक पे ये जल्दी मामला निपटा जाएगा और उनको फांसी सजा होगी। 4 महीने से लेकिन विपक्ष इस्तीफा मांग रहा था, क्या लगता है आपको कि देर हो गई इस्तीफा देने में? पहले दे देना चाहिए था हमको इस्तीफा। देखो, इसके बारे में कमेंट्स करना ठीक नहीं है, उनके वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अजय दादा जब चाहे जब राजीनामा ले सकते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत देर कर दी आते आते। अब विपक्ष तो यही कहेगा ना, विपक्ष चाहता है पूरे सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। जिस वक्त पे लेना चाहिए उस वक्त पे राजीनामा लिया गया। लेकिन धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब मां विकास अघाड़ी के नेता इस मामले में देवेंद्र फडणवीस को घसीट रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा जो तस्वीरें आज सामने आई
क्या वो तस्वीरें सरकार के पास पहले से नहीं थी? क्या सरकार को इस वीडियो के बारे में पहले से पता नहीं था? ये सारे जवाब देवेंद्र फडणवीस को देने चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। जिस प्रकार से धनंजय मुंडे का इस्तीफा अनाउंस, कारण क्या है? क्योंकि मुंडे जी, धनंजय तो बोल रहे कि उनकी प्रकृति तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अजित पवार बोल रहे कि नहीं, नैतिकता का कारण है। तो असलियत क्या है? ये यही एक सवाल है कि जिस तरीके के सब फोटो और वीडियो कल आ गए बाहर, तो क्या होम डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी पहले नहीं आई थी? अगर आई होगी तो क्यों इतने दिन लगाए? इतने दिन क्यों लगाए? और नहीं आई होगी तो क्या अपने होम डिपार्टमेंट की जो सिस्टम है तो वो तो नाकामयाबी उनकी है, नाकामयाबी फिर होम डिपार्टमेंट की है। तो ये सारी बातों का उत्तर गवर्नमेंट को देना होगा। बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में मिनिस्टर और धनंजय मुंडे की कजन पंकजा मुंडे ने भी कहा धनंजय से इस्तीफा लेने में देर तो हुई। पंकजा मुंडे ने कहा जिस निर्ममता से संतोष देशमुख की हत्या की गई, उसको देखते हुए धनंजय मुंडे का इस्तीफा बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। जिन्होंने उस बच्चे को इतनी निर्दयता से मारा है और उसके ऊपर उसका वीडियो किया है, उनके मन में जितनी निर्मनुष्यता, निर्दयता है, उतनी निर्दयता मेरे मन में नहीं है कि मैं इस वीडियो को देखूं और इसके ऊपर कुछ राजनीति का प्लान करूं। मैं उस वीडियो को नहीं देख पाऊंगी, मेरे में उतना बल नहीं। परंतु मैं उन सब लोगों की वेदना को आज खुद के अनुभव से भुगत रही। वो बेचारा बच्चा तो जान से गया, पर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और बहुत बड़ी दीवार समाजों में खड़ी हो रही है। इसके बारे में मैं चिंता व्यक्त करती हूँ और मुझे ये पता चला है कि धनंजय मुंडे ने रेजिग्नेशन दिया है। मैं उस भी निर्णय का स्वागत करती हूँ। ये निर्णय और पहले होना चाहिए था, लेने वालों ने लेना चाहिए था, देने वाले ने देना चाहिए था, तो शायद ये प्रवास से वो बच्चा। 4 तस्वीरों ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की कुर्सी ले ली। उसका कारण यह है कि संतोष देशमुख की हत्या के मुंडे कनेक्शन से देवेंद्र फडणवीस को अच्छा खासा एम्बैरेसमेंट हो रहा था और उन्होंने काफी दिन तक इसे बर्दाश्त भी किया। फिर ऐसा लगने लगा जैसे चीफ मिनिस्टर अपने साथी दलों के प्रेशर में है, लाचार है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का स्वभाव न तो प्रेशर में काम करने का है और न ही बेबस होकर सरकार चलाने का। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर है और आज तस्वीरें सामने आते ही उन्हें अवसर मिला, उन्होंने धनंजय मुंडे से इस्तीफा ले लिया। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस के पास जिस तरह का सपोर्ट है, उन्हें देखते हुए उन्हें किसी के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। आज हंगामा बिहार विधानसभा में भी हुआ। तेजस्वी यादव की दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा हो रही थी गवर्नर के अभिभाषण पर, लेकिन तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर पर्सनल अटैक किए। माहौल गर्म हो गया। आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के जो नेता आजकल लालू यादव को गालियां दे रहे हैं, उन्हें लालू ने ही नेता बनाया है। पहले वो आरजेडी में थे, अब सत्ता के लालच में भाजपाई हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को भी लालू ने मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार 20 साल से सिर्फ लालू को कोसकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश ने 20 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया, अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसा ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है? 10 साल से यही सुन रहे। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1
बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उस चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। हालांकि जिस वक्त तेजस्वी सरकार पर हमला कर रहे थे, नीतीश कुमार सदन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर तेजस्वी का पूरा भाषण सुना और फिर थोड़ी देर के बाद जवाब देने के लिए सदन में आए। नीतीश ने कहा, विपक्ष के नेता जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त वो बच्चे थे, उन्हें कुछ पता नहीं है। नीतीश ने कहा कि उन्हें लालू ने नहीं, उन्होंने लालू को मुख्यमंत्री बनाया था। और इसके बाद नीतीश ने राजनीतिक दांव चला। उन्होंने कहा यह सही है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो लालू यादव के साथ थे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद लालू ने सिर्फ पिछड़ी जातियों को ही सहूलियतें दी, अति पिछड़ी जातियों का ख्याल नहीं रखा, इसलिए उन्होंने लालू का साथ छोड़ दिया। नीतीश की बात तेजस्वी को इतनी चुभी कि उन्होंने आरजेडी के विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है भारत। आज के मैच में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की, जिसकी वजह से भारत ने 48वें ओवर में विजय हासिल कर ली। कोहली ने आज फिर दिखा दिया कि उन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। विराट कोहली सेंचुरी बनाने से तो चूक गए, लेकिन उन्होंने आज जिस तरह 84 रन की कंट्रोल्ड पारी खेली, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कोहली ने सिंगल्स और डबल्स लेकर एक छोर थामे रखा, जिससे बाकी बैट्समैन खुलकर खेल सकें। एक बार उन्होंने रैश शॉट खेला और 84 रन पर आउट हो गए। कोहली जिस ओवर में आउट हुए उसी ओवर में केएल राहुल एक सिक्सर मार चुके थे। यही वजह है कि आउट होने के बाद जब कोहली वापस जा रहे थे तो राहुल ने उनसे कहा कि एक सिक्स मार चुके थे, कोहली को रिस्की शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रोहित शर्मा ने बहुत तेजी से 28 रन बनाए। श्रेयस ने 45 रन की जिम्मेदार पारी खेली। अक्षर पटेल ने तेजी से 27 रन जोड़े। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 28 रन बनाए। और आखिर में विनिंग शॉट केएल राहुल के बल्ले से आया। केएल राहुल ने सिक्सर लगाकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। केएल राहुल 40 रन पर नॉट आउट रहे। अब भारत फाइनल में पहुंच गया है और उसका मुकाबला कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विनर से होगा। हमारे साथ समीप राजगुरु हमारे साथ हैं। समीप, क्या कहेंगे हिंदुस्तान की इस विक्ट्री पर? सर, छक्के छुड़ा दिए, मतलब सही मायने में छक्के छुड़ा दिए। 266 यहां का हाईएस्ट टोटल था कभी किसी ने जो चेज किया है दुबई के मैदान में, और छक्का लगा के जीत हासिल की। इससे बड़ा दबदबा टीम इंडिया का नहीं हो सकता था। आपने शुरुआत की विराट कोहली की बात से, लाजवाब पारी खेली 84 रनों की, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सामने वाले को नेस्ता नाबूद कर दिया। ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बना लिए यहां पर और इस मैच को वो जीत जाएगा। 265 रन नहीं बन सकते हैं क्योंकि यहां पे चेज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चेज मास्टर ने जिस अंदाज में चेज किया है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं सर, 3 ऐसी साझेदारियां की है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, रोहित शर्मा आउट हुआ 28 रन बनाकर। तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच। उसके बाद चौथे विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच में। पांचवें विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में। तो लाजवाब यहां पर साझेदारियां की हैं और वो जो प्लेटफॉर्म था सर, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेट करके चले गए थे। जब वो आउट हुए हैं 42.4 ओवर में, आपको करीब 44 गेंदों में आपको 39 रनों की जरूरत थी और वहां से मैच जो था सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गया था। और 1 नंबर की टीम है ओडीआई में टीम इंडिया और 2 नंबर की टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया ने साबित कर दिया कि काफी आगे है भारत की टीम। और समीप, जिस तरह से आज बॉलिंग हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है और हर बॉलर्स ने जो है विकेट शेयर किए हैं।
कुलदीप यादव को भले ही विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत सटीक की है, काफी गेंद को घुमाया है, और यही फर्क दोनों टीमों के बीच था आज। एक फर्क था कि हमारे पास विराट कोहली है चेज मास्टर, और दूसरी हमारी जबरदस्त गेंदबाजी का जो बैलेंस है। 4-4 स्पिनर्स लेके खेलें, दोनों तेज गेंदबाजों की अगर बात करें, हार्दिक और मोहम्मद शमी जिन्होंने 3 विकेट लिए, यह फर्क दोनों टीमों के बीच था। और हमारे स्पिनर्स ने लगातार हर रेगुलर इंटरवल्स में विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने तो हेड ने पहली गेंद खेली और आउट हो गए। बिल्कुल, वरुण चक्रवर्ती तो सर इनका वो एक दूसरा जो ये रूप देखने को मिला है, 2021 में आए थे, और इसके बाद जो वरुण चक्रवर्ती इस समय अनिल कुंबले के जमाने की याद दिला रहे हैं। जिस तरीके से अनिल कुंबले का खौफ होता था, खेल पाना मुश्किल होता था, वरुण चक्रवर्ती आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हर गेंद में वो कुछ ना कुछ कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो टेम्परामेंट वरुण चक्रवर्ती की देखने को मिली है, चाहे वो छक्का खाएं चाहे वो चौका, और आपका जो क्रिकेट की फॉलोइंग है आपकी, मुझे मालूम है आप कितने बारीकी से क्रिकेट को देखते हो, और आप वरुण चक्रवर्ती के बारे में मैं जो बोल रहा हूं, मुझे मालूम है, अपने दर्शकों को बता दूं कि रजत जी अगर बोलेंगे तो मुझसे 3 चीजें और एक्स्ट्रा बता देंगे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती एक टेम्परामेंट के लिहाज से छक्का खाए चाहे चौका मार खाए, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ बरकरार रहती है, बिल्कुल विचलित नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जो ड्रिफ्ट उनकी गेंद में आ रही है। सर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये डिस्कवर किया कि हमारी जो एक्चुअल बॉलिंग लाइनअप है वो 4 स्पिनर्स के साथ हमें खेलना चाहिए, और वो आपके लिए एक विनिंग मंत्रा हुआ है। तो लाजवाब यहां पर ओवरऑल टीम बैलेंस। और समीप, मोहम्मद शमी अपने रिदम में है, ये भी टीम इंडिया के लिए बड़ी बात है। जी, शुरुआत में थोड़े से ऐसा लग रहा था कि वो रिदम नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा है टूर्नामेंट, बिल्कुल बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 5 विकेट चटकाए, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा ऑफ रिदम शायद दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद ओवरऑल अगर शमी की बात करें सर, लाजवाब रिदम है। हालांकि एंकल में थोड़ी सी उनको परेशानी थी, लेकिन वो रिकवर किया उन्होंने 6 दिन के ब्रेक में, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ आए। और आप जो बुमराह की कमी जो खल रही थी, वो कमी जो है हमें खली नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसी मैच में 8 ओवर, किसी में 4, 2 में 4, 1 में 8, तो वो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। स्पॉन्जी बाउंस जो है पिच में, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर एक अच्छा संतुलन तेज गेंदबाजी का दिया है। शुरुआत में 1-2 विकेट ले रहे हैं, उसके बाद आके स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं, तो बुमराह की कमी भी नहीं खल रही है। सर ये देखिए कि हर्षित राणा को बाहर बिठा हुआ है, जिनको शुरुआत से खिलाया, अर्शदीप को मौका ही नहीं मिला है। तो ओवरऑल टीम इंडिया अभी तक सब कुछ सही कर रही है, और मुझे लगता है कि 5वीं बार आप और फील्डिंग की बात भी जरूर करनी होगी समीप। आज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फील्डिंग थी, उसने भी बहुत रन बचाए। बिल्कुल बिल्कुल, और आज से 1-2 दिन पहले ही किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कह दिया था कि हमारे टीम में जो है कैप्टन हमारे बड़े अनफिट हैं, आउट ऑफ शेप हैं। लेकिन अगर हम बात करें, हर कोई अगर फील्डिंग के हिसाब से हम बात करें, लाजवाब फील्डिंग है। शुभमन गिल ने जो कैच लिया आज, करीब 23-24 मीटर दौड़े हैं वो। विराट कोहली की फील्डिंग की बात करें, इवन अगर हम रोहित शर्मा की भी सर फील्डिंग की बात करें, तो डाइव लगाने में या उनकी एजिलिटी में, चपलता जिसको कहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। ओवरऑल वही मैं बार बार कह रहा हूं कि हर बॉक्स कमाल की बात है कि हम टिक कर रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कमजोरी इस टीम में। 2011 की यादें दिला रही है कि इस टीम को कौन हराएगा और कैसे हराएगा, इस तरीके की। और समीप, सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की कप्तानी की, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, जिनकी कप्तानी पर, जिनकी फिटनेस पर तरह तरह की बातें कही गई, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग से, अपनी कप्तानी से, अपनी फील्डिंग से सबको बहुत करारा जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल दिया है, और कैप्टनसी बहुत तगड़ी की है उन्होंने, क्योंकि उनकी कैप्टनसी पर पिछले कुछ समय, कुछ मैचेस में उन पर सवाल उठे थे। लेकिन जिस तरीके से कैप्टनसी की है, जिस तरीके से आज वो 20वें ओवर में जब विकेट नहीं जा रहे थे, एक पार्टनरशिप बनती जा रही थी। स्टीव स्मिथ की भी 4-4 पार्टनरशिप हुई है सर। आज जो विराट कोहली ने हमारे लिए किया है, स्टीवन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है, उस पार्टनरशिप को तोड़ने में जो कैप्टनसी का रोल, जो बॉलिंग को रोटेट किया है, उसके बाद जिस तरीके से फील्ड सेटिंग की है, और उसके बाद जो बैटिंग में आके एक फाउंडेशन दे रहे हैं, जो उनकी फिलॉसफी है कि मैं आऊंगा और तेज तरार बैटिंग करूंगा। 28 रन बनाए, छक्के लगाए, और कहीं ना कहीं एक जो नर्व्स होते हैं, एक जो आपको एक नर्वसनेस होती है, उससे निकाल देते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो खत्म कर देते हैं। तो वो एक लीडर की तरह इस टूर्नामेंट में नजर आए। इससे पहले भी लगातार पिछले कुछ सीरीज में और इस टूर्नामेंट में एक लीडर की तरह टीम को लीड कर रहे हैं, सिर्फ कप्तान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है रोहित शर्मा की। अब जो अगला मुकाबला होना है समीप, उसके बारे में आपका क्या असेसमेंट है? सर नंबर 1 और नंबर 2 टीम में जो मुकाबला हुआ, नंबर 1 हिंदुस्तान, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1 जीती है, और जो दूसरा सेमीफाइनल है वो है नंबर 4 और नंबर 5 के बीच। तो मुझे लग रहा है कि सर यहां पर न्यूजीलैंड की टीम जो है ज्यादा फेवरेट लग रही है, क्योंकि जिस टीम का, उस टीम का संतुलन है, लेकिन उतनी हंग्री, भूखी जो है साउथ अफ्रीका की टीम है।
तो बड़ा दिलचस्प होगा उस मैच में, किसका पलड़ा भारी है ये कहना मुश्किल है। बैटिंग पिच भी है, साउथ अफ्रीका के पास भी बड़ा जबरदस्त लाइनअप है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है, उसको हरा करके इंडिया आज इस नंबर 1 पोजीशन पर है। इसीलिए मुंबई में, दिल्ली में जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं। उनके लिए तो टीम इंडिया आज ही चैंपियन बन गई। सचिन चौधरी मुंबई से हमारे साथ हैं और कुमार सोनू दिल्ली से। इन दोनों से रिएक्शंस लेते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। सचिन जी सर, मैं खड़ा हूँ शिवाजी पार्क में। शिवाजी पार्क तो क्रिकेट का, मुंबई का आपका मदीना कहलाया जाता है, मक्का मदीना, क्योंकि यहाँ से तेंदुलकर, कामली, कई सारे क्रिकेट प्लेयर मिले। आज अपने मैच देखा, इंडिया जीती है और अब जो गई है फाइनल में। बहुत मजा आया अंकल, बहुत मजा आया मैच देखने के लिए, बहुत मजा आया। आज जो खेला है, जिस तरह से कोहली ने 84 रन की पारी खेली, इसके अलावा सभी ने योगदान दिया है, चाहे हम बॉलर की बात करें, बैट्समैन की बात करें, क्या कहेंगे? अच्छा लगा कोहली ने जैसे अपने हिसाब से बैटिंग किया, पर 100 मारते तो और मज़ा आता, और अच्छे से मज़ा देखने आता। फैंस जो उनके 100 के लिए रुके थे वो अच्छे से देखने मिलता जी। और अभी फाइनल में क्या विश्वास है, चाहे साउथ अफ्रीका है चाहे फिर न्यूजीलैंड है, इंडिया जीत जाएगी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी? सवाल जीतना रहना, जीत जाएगी इंडिया, जीत जाएगी, फाइनल में भी जीत जाएगी, कप अपने घर पे ही है जी। अब दिल्ली का रिएक्शन भी ले लेते हैं। कुमार सोनू, आपके साथ कुछ लोग हैं। जी बिल्कुल सर, इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर पर्यटक जो हैं आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मैं देख रहा था, तमाम लोगों की नजरें सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर थी कि स्कोर आखिर क्या चल रहा है। क्रिकेट फैन हैं आप, ये बताइए कि कैसा रहा आज का मैच, और सबसे बड़ी बात इंडिया जो है फाइनल में पहुंच गई। इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। उसके बाद आप क्या, आपको क्या कहेंगे जो जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस रही कोहली की और खासतौर पर इंडियन बॉलर्स की? बिल्कुल, आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। चेज मास्टर के नाम से भी जाना जाता है कोहली को। हमेशा चेज में सबका रोल रहता है, पर उनका खास रहता है। बिल्कुल, कुछ और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन, ये बताइए किस तरह से रहा मैच, और एकदम जो है कोहली की शानदार पारी थी, हालांकि शतक से चूक गए लेकिन फाइनल पर पहुंच गया है हिंदुस्तान। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और हमें भी बहुत खुशी है इस चीज की। जी जी। और आज का एक बार फिर से समीप राजगुरु के पास चलते हैं। समीप, आपने देखा जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं विराट कोहली की, और सब इस बात से थोड़े से उदास हैं कि वो अपने शतक से चूक गए। सर, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं सर। आप कितने बड़े विराट के फैन हैं, मुझे मालूम है, आप कितना पसंद करते हैं उनकी बैटिंग को। सर, ये वाकई में हर कोई सोच रहा था कि आज 100 होगा, 52nd 100 देखने को मिलेगा, 83वां 100 होगा इंटरनेशनल। लेकिन वाकई में जिस तरीके से, लेकिन सर प्लेटफॉर्म सेट किया आप के लिए, जीत शायद ज्यादा बड़ी थी और वो बहुत कंफर्टेबल भी थे, उन्हें मालूम था मैं क्लियर कर सकता हूं। थोड़ा सा मिस टाइम कर गए, क्योंकि पिच में गेंद हम देख रहे थे फंस के आ रही थी, बैट पे आ नहीं रही थी, और वही हुआ। और वो जो टाइमिंग थी वो सही नहीं बैठी है, और मायूस हम सब इंतजार कर रहे थे कि ये एक और बार सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा विराट कोहली के 100 का। क्योंकि आप अगर देखें, विराट कोहली 50-60 के बाद कभी भी अपने 100 को मिस नहीं करते हैं। नहीं, आप लेकिन सर, आपको जो एक बार 60-65 कितने... बना लें, उसके बाद तो 100 पहुंच ही जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो 100 नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज की जो इनिंग थी, उसकी खास बात मुझे ये लगी कि उन्होंने सिंगल्स बहुत लिए। 50 से ज्यादा रन उन्होंने सिंगल्स लेके बनाए। नॉर्मली विराट कोहली को लोग जानते हैं उनके चौकों के लिए, उनके छक्कों के लिए, उनकी तेज बैटिंग के लिए, लेकिन और 40-50 बनाने के बाद तो अपनी गेम को बहुत तेज कर देते हैं, लेकिन आखिर तक वो 1-1, 2-2 रन लेते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये करीब 53 रन उन्होंने सिंगल से लिए 84 रनों में। तो ये जो कंडीशंस थी बड़ी टफ थी आज, और इन कंडीशंस में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बाद हम कहते कि हम 4 विकेट से जीत रहे हैं या 5 विकेट से जीत रहे हैं, तो सब बहुत खुश होते। हर किसी को डाउट्स आ गए थे, शक आ गया था कि शायद ये मैच ऑस्ट्रेलिया निकाल कर ले गया है, और अगर ये विराट कोहली की ये मास्टर क्लास देखने को नहीं मिलती तो सर शायद हम नहीं जीतते। और विराट के जो शॉट्स हैं समीप, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। आज विराट कोहली ने किस तरह से दिखा दिया कि वो टारगेट, जो जब चेस करने की बात आती है तो दुनिया में विराट कोहली के मुकाबले कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। कोहली ने, जैसा बता रहे थे आपको, 84 रन की शानदार पारी खेली, सेंचुरी लगभग तय थी, लेकिन एक रिस्की शॉट खेला, वो आउट हो गए। लेकिन कोहली ने जिस तरह अपनी इनिंग को बिल्ड किया, वो सिर्फ विराट कोहली कर सकते हैं। तो समीप, ये जो विराट की पारी थी, बाकी पारियों से थोड़ी अलग किस्म की ये इनिंग थी। सर, ये भी कह सकते हैं कि विराट इज बैक। विराट का फॉर्म जो है वापस आ गया है।
पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद में चौका लगाकर शतक किया, लेकिन तब भी बहुत क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को डाउट था कि क्या वाकई में विराट फॉर्म में आ गए, क्योंकि उसके अगले ही मैच में वो फ्लॉप हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इस इनिंग्स को जो बिल्ड किया है आज इतने मुश्किल परिस्थिति में, और शुभमन गिल भी आउट हो गए थे, रोहित के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की, जैसा कि मैंने बताया, 3-3 बड़ी पार्टनरशिप, बहुत मुश्किल था। रन बॉल खेलते रहे, हर सिंगल्स दौड़ते रहे, और हमने देखा है कि दुबई के मैदान में आउटफील्ड भी जो है बहुत स्लो है, धीमा है, वहां पे रेत बहुत है सर, और इसकी वजह से गेंद जो है ट्रैवल नहीं करती है। तो ऐसे में इस इनिंग्स को कोहली ही बिल्ड कर सकते थे, जैसा आपने कहा। ये मास्टर क्लास जो आज देखने को मिली है, आने वाले युवा जनरेशन ये देख सकते हैं कि कैसे एक मुश्किल मैच को निकाला जाता है, और बहुत टफ कंडीशंस थी। जिस तरीके से हर बॉलर को उन्होंने फेस किया है, फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को, श्रेयस अय्यर को अपने साथ लेकर चले, सही मायने में इस टीम के इंजन की तरह चले हैं वो। हाँ, एक एंकर बन के उन्होंने पूरी इनिंग को बिल्डअप किया। और मैं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के कमेंट्स बार बार देख रहा था, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि विराट कोहली को आउट करना जरूरी है। विराट कोहली जब तक खड़े हैं तब तक इंडिया की जीत पक्की है। जी जस्ट सर, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन अभी उनकी इनिंग्स को बताया, किस तरीके से सिंगल्स लेके यहां पे बिल्ड किया। आपको लगता है सर कि विराट इज बैक, विराट का फॉर्म आ चुका है, वो अपना पर्पल पैच एक बार फिर हिट कर चुके हैं, यहां से हमें देखने को मिलेगा शायद सचिन के रिकॉर्ड तोड़े, यहां उसके पास तक पहुंच सकते हैं? देखिए, विराट जैसे जो प्लेयर्स होते हैं वो जब कमबैक करते हैं तो फिर इतना जबरदस्त कमबैक करते हैं, 100 बनाना, फिर इस पारी में 84 बनाना, फाइनल में भी आपको उनका ये रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली उस प्लेयर में दम तो है, उस प्लेयर के पास टेक्निक है, उसके पास फिटनेस है, उसके पास कमिटमेंट है, और एक पेट में आग है, फायर है कुछ करने की। इसलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली तो अब वापस उसी फॉर्म में है, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो सचिन का जो 100 सेंचुरीज का जो रिकॉर्ड है उसको अगर कोई तोड़ सकता है तो विराट कोहली तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं सर, मुझे भरोसा है, यकीन है कि वो फाइनल में भी एक और 100 देखने को यहां पर जरूर मिलेगा उनसे। ये जो जीत है इसको लेकर के बहुत देख रहा हूं पूरे देश के अंदर जगह जगह लोग खुशियां मना रहे हैं, और ये हम देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को कि अब चैंपियनशिप तो बिल्कुल पक्की है। तो आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड किसके साथ? मुझे लग रहा है सर कि शायद साउथ अफ्रीका आएगी, क्योंकि ज्यादा बैलेंस टीम उनकी लग रही है, और जहां तक मैं चाहता हूं कि कोई टीम अगर फाइनल में भिड़े तो साउथ अफ्रीका ही भिड़े, क्योंकि चोक भी करती है वो फाइनल में आके, फाइनल का रिकॉर्ड उनका बहुत खराब है। तो मैं चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका आ जाए और चोक कर जाए, क्योंकि भारत के सामने आके कहीं ना कहीं, और वो भी दुबई में खेल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। असल में तस्वीरें इतनी अच्छी है, समीप की जो कमेंटेटर्स हैं वो भी कविता करने लगे। उनका ये कहना कि बॉल बाउंड्री के पार गई और भारत फाइनल में गई। वाकई में ऑस्ट्रेलिया को हराना एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट है। बिल्कुल सर, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर हम देखते आ रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम 2011 के बाद उनके खिलाफ जीते ही नहीं है। 2023 का फाइनल हम 50 ओवर का हार चुके थे। लगातार हर कोई कह रहा था कि ये बदले का मैच है, टीम पर प्रेशर था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ऑस्ट्रेलिया से आप वर्ल्ड कप में फाइनल हार चुके हैं, 2011 वर्ल्ड कप में आप क्वार्टर फाइनल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट में 3 बार आप इनसे हार चुके हैं, कभी जीते ही नहीं है। और हमें यह मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक अलग टेम्परामेंट है, इनके जीन में एक चैंपियनशिप वाली एक चीज है, जो बड़े चैंपियनशिप के फाइनल में, सेमीफाइनल में आकर असल में बड़े मैच खेलने की उनको आदत है और बड़े मैच जीतने की उनको आदत है। ये एक इंप्रेशन जरूर क्रिएट हो गया था। अब वो ये कह सकते हैं कि उनके जो मेन लाइन बॉलर्स हैं वो नहीं थे, उनके पास पैट कमिंस नहीं है, तो इसका असर उनके ऊपर हुआ होगा। जी, लेकिन सर अगर बात करें, अगर यहां पर इन पाकिस्तान में शायद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क या फिर जॉश हेजलवुड का असर पड़ सकता था, लेकिन दुबई में इनको अगर किसी की कमी खली है तो सर शायद इन्होंने गलती की है कि नेथन लायन को नहीं लेकर आए। उनकी एक जो कमी आज वीक लिंक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में रही वो थी तनवीर सांगा, जो हर ओवर में 2 गेंदे, मैं शुरुआत से बोल रहा था ये 2 गेंदे ऐसी जरूर करते हैं जिसमें आप चौका या छक्का जरूर लगा सकते हैं। तो उन तीनों का ज्यादा असर नहीं पड़ा है जितना शायद मार्कस स्टॉइनिस और मिचेल मार्श ऑलराउंडर और एक स्पिनर की उनको कमी खली है शायद थोड़ी सी। लेकिन लगातार 4-5 मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान में, इन्हीं कंडीशंस में वो है, और हम उनसे आज वो तीनों होते तो सर शायद और मजा आता, क्योंकि तब भी हम ही जीतते आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दूं
टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात देकर न सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला लिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वनडे में टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है। आज की जीत के हीरो किंग कोहली रहे। विराट कोहली ने 84 रन की शानदार पारी खेली। कोहली सेंचुरी से तो चूक गए, लेकिन उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। कोहली ने कहा कि पिच स्लो थी, इसलिए उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की। बड़े शॉट लगाने के बजाय सिंगल्स और डबल्स के सारे इनिंग बिल्ड की। कोहली ने कहा वो जानते थे अगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा भी चांस दिया जाए तो वो ऐसी टीम है जो खेल पलट सकती है, इसलिए उन्होंने चौके या छक्के मारने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते थे। यही वजह है कि पहले अक्षर पटेल के साथ और फिर श्रेयस अय्यर के साथ और फिर केएल राहुल के साथ उनकी साझेदारी भारत को जीत के करीब लाई। भारत की जीत के साथ यह तय हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में खेला जाएगा। अब इंतजार इस बात का है कि 9 मार्च को भारत के सामने न्यूजीलैंड होगी या साउथ अफ्रीका। वैसे इस वक्त टीम इंडिया जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है उसे देखकर साफ है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन इंडिया ही होगा।